हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स। गाइस, एडवांस लेवल के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, हम क्या करने वाले हैं, हम आईपीएससी जीओसी के अगेन बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तुम भी सॉल्व करने की कोशिश करना और हम उसको डिस्कस भी करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो यार देखो, थोड़ा सा अभी अपन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जे एडवांस में इससे बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये अपना कौन सा कंसेप्ट है? ये है कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। इसमें अब थोड़ी सी गहरी बातें हम लोग करने वाले हैं। आपको सबसे पहले कुछ प्रॉपर कुछ कंपाउंड्स हैं, उनमें आपको बताना है कि वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। पहले थोड़ा एंटी एरोमेटिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहली चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर होनी चाहिए? ध्यान देना सभी के सभी। ये अपने सामने ये जो दिया हुआ है, दिस पर्टिकुलर स्पीसी इज, क्या है ये? एंटी एरोमेटिक, सभी को याद होगा। ठीक है, और अगली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये बहुत रैपिडली क्या करता है? डाइमराइज करता है। इसके दो यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं बहुत रैपिडली, और कंबाइन करके वो क्या बनाते हैं? आप सभी जानते हो, वो कंबाइन करके नॉन एरोमेटिक स्पीसी बनाते हैं। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक की एक बात तो ये है। अगली चीज ये, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो बड़ी रिंग्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि आपको ये एनुलिन याद होगा। यहाँ पे देखिए, सभी के सभी बहुत ही फेमस एग्जांपल है, सभी इसको जानते हैं। जो नहीं जानते वो देख लेना। ये है सीओटी, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 8 है, और अगर इसमें रेजोनेंस कंप्लीट होता तो ये एरोमेटिक होता। क्या होता है ये? एरोमेटिक, सॉरी, एंटी एरोमेटिक होता। लेकिन दिस इज नॉन एरोमेटिक, यानी एंटी एरोमेटिसिटी को अवॉइड करने के लिए और स्ट्रेन को भी मिनिमाइज करने के लिए ये प्रॉपर टब शेप में एग्जिस्ट करता है। किस में एग्जिस्ट करता है? टब शेप में एग्जिस्ट करता है। एक बात अच्छी अच्छी किताबों में दी हुई है, उसकी पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब रिंग का साइज बड़ा होता है, यानी रिंग किसी भी हालत में एंटी एरोमेटिसिटी को अवॉइड करना चाहती है। एंटी एरोमेटिसिटी एक ऐसी सिचुएशन है जो सिचुएशन किसी को भी पसंद नहीं है। ठीक है, हाईली अनस्टेबल है वो। तो जब रिंग का साइज बड़ा होता है तो रिंग में हल्की फुल्की फ्लेक्सिबिलिटी आती है, यानी रिंग आउट ऑफ प्लेन नॉन प्लेनर हो सकती है। अगर वो नॉन प्लेनर हो गई तो एरोमेटिसिटी मतलब वो फिर रेजोनेंस कंप्लीट नहीं होगा, और रेजोनेंस कंप्लीट नहीं होगा तो एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। तो ये बात सभी को पता होनी चाहिए कि भाई अगर रिंग का साइज बड़ा है, बड़ा मतलब अगर 6 से ज्यादा है, तो वो एंटी एरोमेटिक आपको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। गॉट इट एवरीवन? ठीक है ना? तो ये पॉइंट आप जरूर चाहे नोट करके हल्का सा लिख लेना कि रिंग रिंग इफ रिंग साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, if ring size is greater than equal to 6, if ring size is greater than 6 बोल दो, इस ring size is greater than 6, then it can never be anti aromatic। वो कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होता, वो कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होता। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आ जाता है। कैसे आ जाता है क्वेश्चन? इस तरीके से भी आ जाता है कि यहाँ पे ये जैसे अपने को दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो है ना, अगर हम बात करें तो ये प्योरली एंटी एरोमेटिक तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत हाई एंटी एरोमेटिक करेक्टर है। जैसे कि ध्यान से देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो एंटी एरोमेटिक करेक्टर की वजह से क्वेश्चन भी एक बार जे एडवांस में आ चुका है, ये हाईली अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, समझ गए? तो एक्चुअली दिस इज नॉन एरोमेटिक विद एंटी एरोमेटिक करेक्टर। थोड़ा सा मैं गहरी बात बता रहा हूं आपको, इट इज एक्चुअली नॉन एरोमेटिक विद एंटी एरोमेटिक करेक्टर, है ना? तो जेई में क्वेश्चन पूछा इस बेसिस पे नहीं था कि एंटी एरोमेटिक कौन है। क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो उसमें ये अनस्टेबल है बिकॉज इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। रेजोनेंस मतलब सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन रेजोनेंस प्रॉपर नहीं हो रहा ना, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड लगातार है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ले जाना ये मतलब फेवरेबल नहीं है। तो क्यों इसको इसको थोड़ी लेके जाएंगे, क्यों लेके जाएंगे, है ना? ओके, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके सामने इससे रिलेटेड एक और थोड़ी सी डिफरेंट बात, थोड़ी गहरी बात आपके साथ करना चाहता हूँ। जैसे कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये चेक करो जल्दी से, क्या होना चाहिए?
ये जो होगा दिस विल बी अगेन नॉन एरोमेटिक। वैसे देखा जाए तो क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये भी हैं तो 8 है, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि भाई ऐसे केस में रिंग विल गो आउट ऑफ द प्लेन इन ऑर्डर टू अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी। सही है क्या? ओके यहाँ पे देखो इसके बारे में बताओ, इसमें क्या होगा, अगले वाले में बताओ। जब यहाँ माइनस माइनस है या प्लस प्लस है तो व्हाट विल हैपन इन दीज केसेस, थिंक अबाउट दैट। देखो अब ये तो इसकी तो मजबूरी थी, एंटी एरोमेटिक बनने वाला था इसलिए आउट ऑफ प्लेन चला गया। लेकिन यहाँ पे देखो अगर एरोमेटिसिटी अटेन हो रही है, जैसे यहाँ पे अपने को देखा नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे अगर चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारी स्पीसी क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, एरोमेटिक हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड है, प्लस वही सेम, इट विल अगेन बी एरोमेटिक। पूरे में रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है। तो समझ रहे हो, तो कई स्टूडेंट गलत सोचते हैं कि 8 मेंबर रिंग या मतलब बड़ी हो जाएगी तो वो हमेशा आउट ऑफ प्लेन जाएगी। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो अपने को अच्छे से आना ही चाहिए, तो बहुत ज़्यादा रनआउट एग्जाम्पल होता है ना। ओके नेक्स्ट, ये वाला एग्जाम्पल जल्दी से याद करो कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर होता क्या है ना। तो थिंक अबाउट दैट। याद रखना हम वही मेनली एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स नॉर्मली फंसते हैं। और रेलेवेंट भी ले रहे हैं क्योंकि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस टाइप की चीज़ लेके भी फायदा नहीं है ना, उनसे वैसे भी क्वेश्चन नहीं आता। इन सब में वही एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक उसके बारे में बात करनी है। देखो यार यहाँ पे जैसे ये पर्टिकुलर केस है अगेन, इसमें इट शुड हैव बीन एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया। बहुत बार अपनी चाहते पूरी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अगर मैं कार्बन पे हाइड्रोजन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे रिपल्शंस होने वाले हैं, इनमें रिपल्शंस होते हैं। अब ये मतलब डेटा बेस्ड है और इससे क्वेश्चन आने के चांस कम है, लेकिन स्टिल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि दिस इज नॉन एरोमेटिक नॉन प्लेनर। मतलब नॉन प्लेनर वाले दो एग्जाम्पल अपने को ध्यान रखने, एक तो 8 वाला जो था वो तो ऑब्वियस था, लेकिन ये 10 वाला केस भी ध्यान रखिए एग्जैक्टली, जिसमें कंप्लीट पाई पाई कॉन्जुकेशन है, यानी पूरा एन्युलिन है। ठीक है, एन्युलिन का मतलब क्या होता है, जिसमें कंप्लीट पाई पाई कॉन्जुकेशन होता है, दिस इज नोन एज एन्युलिन। अब जैसे ये है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 4 जाने के बाद रेजोनेंस बढ़िया से हो जाता है, 1 2 3 4 5 एरोमेटिक हो जाएगा। दिस विल बी एरोमेटिक, दिस विल बी एरोमेटिक। नेक्स्ट वाला सोचो, नेक्स्ट वाले में वो दिक्कत नहीं आएगी, जो ये हाइड्रोजन की दिक्कत है उसको खत्म कर दिया गया है, हाइड्रोजन की बजाय यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। अब इसके बाद वो इशू नहीं आएगा। तो ये
जो पूरा सिस्टम है, पूरा जो फ्यूज रिंग हो गया हमारे पास, 2 रिंग्स एक तरह से कनेक्ट हो गई, तो इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ ये पेरीफेरी पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है अगर आप देखोगे, एंड देन दिस स्पीसी विल बी एरोमेटिक। अब ये स्पीसी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है पेंटालीन का। पेंटालीन में एक बड़ी रिंग सीधा नहीं है हमारे पास छोटी छोटी 2 रिंग है, और यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे इन रिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, कितने हो गए हमारे पास, 4 पाई बॉन्ड हो गए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी दिस इज एंटी एरोमेटिक। ये चाह के भी ये नॉन प्लेनर हो ही नहीं सकता, चाह के भी ये नॉन प्लेनर नहीं हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, ये भी एडवांस के क्वेश्चन का हिस्सा था, समझ रहे हो, एक इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आएगा, आप समझ रहे हो ना, मल्टीपल करेक्ट है या न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, ये वाला क्या रहेगा, तो देखो दिस विल बी एरोमेटिक। क्या होता है, जब फ्यूज रिंग हमारे पास होती है तो हमें वो सबसे बड़ा लूप लेना होता है, याद रखिए वो सबसे बड़ा लूप लेना होता है जिसके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस कंप्लीट होता है। एज यू कैन सी कि इसके अंदर कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, अगर तुम चेक करोगे इसमें पाई सिग्मा पाई कंप्लीट रेजोनेंस इसके अंदर हो रहा है, एंड दिस इज एक्चुअली एरोमेटिक। गॉट इट एवरीवन, अंडरस्टूड, ठीक है। ओके, इसके बाद तो इसको नहीं कंसिडर करना है ना, इस पाई बॉन्ड को नहीं। ओके, नेक्स्ट वाले केस में बताओ, जल्दी से सोचो इसके बारे में क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन इन दिस केस। ओके एवरीवन, देखो यार ध्यान से, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फ्यूज्ड रिंग वाला केस है, और इस फ्यूज्ड रिंग वाले केस में ये जो सारे पाई बॉन्ड्स है ना पेरीफेरी पे, सरकमफ्रेंस पे, इन सभी में रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है, तो ये जो बीच वाला पाई बॉन्ड है ये कंसिडर नहीं होगा रेजोनेंस में, मतलब रेजोनेंस में क्या, इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, एंड 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हेंस दिस विल बी एरोमेटिक, ठीक है। अगली चीज अपने को एरोमेटिक रिएक्शन से रिलेटेड आनी चाहिए, जैसे कि ये हमें दिया हुआ है, अब ये हमें अगर दिया हुआ है और इसमें अगर हम एरोमेटिसिटी अटेन करना चाहते हैं तो हमें पहले से ही दिख जाना चाहिए, हाँ यार इसमें एरोमेटिसिटी अटेन करने के चांसेस हैं, यानी पहले से लक्षण मिल जाते हैं कि एरोमेटिक बनने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जेई में काफ़ी कॉमनली आते हैं कि जिसमें एरोमेटिक स्पीसी बनने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर इसको एरोमेटिक बनाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे अब नेगेटिव आना चाहिए। अब तुम खुद सोच के देखो, अगर यहाँ पे नेगेटिव यानी लोन पेयर आएगा तो वो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैन यू थिंक अबाउट दैट, क्या आप इस बारे में सोच सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल सोच सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन है तो अगर हम H+ यहाँ से निकालते हैं तो काम हो जाएगा। तो ये बताओ ये H+ कौन निकालेगा? कोई भी बेस हम ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, NaNH2, कोई भी ठीक ठाक बेस हमने ले लिया, वो यहाँ से H को क्या करेगा, H को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, जिससे ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास जाएगा एंड एरोमेटिसिटी अटेन हो जाएगी। गॉट इट एवरीवन? तो एडवांस के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस भी मतलब आ जाते हैं जिनके अंदर एरोमेटिसिटी अटेन हो जाती है, पर उसके न्यूमरस वेज हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको एरोमेटिसिटी अटेन करानी है, अब इसको एरोमेटिसिटी अगर हमें अटेन करानी है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इन दोनों कार्बन पे या तो पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आए। हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों पे पॉजिटिव लाने के लिए अगर हम यहाँ पे AgNO3 ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे AgNO3 ले लेते हैं तो AgNO3 क्या करने वाला है, यहाँ से हेलोजेंस को निकाल देगा, और हेलोजेंस को निकाल के AgCl का PPT बन जाएगा, वाइट PPT बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास इस तरह का डाइकेटायन बन जाएगा, इस तरह का डाइकेटायन बन जाएगा। यहाँ पे ऐसे +2 दिखा सकते हैं, पूरे में रेजोनेंस हो रहा है, बाकी इन दोनों जगह पे प्लस आएगा। तो इस तरीके से अपने को एरोमेटिक रिएक्शंस का थोड़ा अंदाजा होना चाहिए, यानी पहले से ही अगर कॉन्जुगेशन हो रहा है, पहले से ही अगर रिंग में कॉन्जुगेशन हो रहा है, बस
थोड़ी सी कसर बाकी है, तो समझ जाइए कि एरोमेटिक बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, अब वो बनेगा या नहीं बनेगा वो रिएक्शन में आप देख के समझ सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए कुछ ऐसा है और यहाँ पे Cl है। अब मान लो इसमें हम बात करें, हमारे पास AgNO3 है। व्हाट डू यू थिंक, क्या इस केस में बात बन जाएगी, इस केस में रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन फेवरेबल होगी या नहीं होगी? थिंक अबाउट दैट, इस बारे में सोचिए। हाँ जी, ध्यान से देखना सभी के सभी। AgNO3 से रिएक्शन होगी? नहीं होगी भाई, क्यों करेगा? क्योंकि Cl नेगेटिव अगर निकल गया तो ये एंटी एरोमेटिक बनेगा, और Cl जो है हेलोजन तो नेगेटिव के फॉर्म में ही निकलेगा, पॉजिटिव के फॉर्म में तो निकलेगा नहीं, तो ये Cl ऐसे निकल जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस होगा, मतलब नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इन दोनों में पूछा गया है कि ए और बी में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा किसका है, AgNO3 के साथ रिलेटिव रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी है, तो इस बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगले वाले क्वेश्चन में वही पूछा हुआ है कि बेस यहाँ पे किससे रेडिली रिएक्शन करेगा, 1 से करेगा या 2 से करेगा। यहाँ पे ए और बी में किससे करेगा रिएक्शन, ये तुम्हें सोचना है। हाँ जी, इसमें किससे करता है, बी से करता है, क्योंकि यहाँ से Cl निकालना ज़्यादा फेवरेबल है। इससे जो पर्टिकुलर हमारा केटायन बन रहा है वो एरोमेटिक तो है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली क्वासी एरोमेटिक। जब चार्ज एक एरोमेटिक लूप का पार्ट है तो ये जो होगा ये बहुत ही इफेक्टिव रेजोनेंस होता है, क्योंकि इसमें तीनों RS जो बनेंगे वो इक्विवेलेंट बनेंगे, और चार्ज पूरे तीनों कार्बन एटम्स पे क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। डियर स्टूडेंट्स, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरीके से ये चार्ज सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दिक्कत ही खत्म है। डन, क्लियर सभी को? तो गाइस इस तरीके से एरोमेटिक से रिलेटेड अपने को सारा का सारा काम करना होता है। सो गाइस देखो, यहाँ पे AgNO3 के साथ रिएक्शन जब कर रहे थे तो उसमें रेट जो है वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है, वो रेट डिपेंड करता है कैटायन की स्टेबिलिटी पे। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो पर्टिकुलर स्पीसी है दिस इज एक्चुअली क्वासी एरोमेटिक। ठीक है, और क्वासी एरोमेटिक इज मोर इफेक्टिव। ये जो पर्टिकुलर कैटायन है ये मैंने बताया था आपको कि दिस इज अ बेटर कैटायन, क्योंकि इसमें रेजोनेंस बहुत इफेक्टिव है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये 1 और 2 है, और इसमें बेस किससे रेडिली रिएक्शन करेगा, 1 से रिएक्शन करेगा या 2 से करेगा। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अगेन इन सब में टेंडेंसी होती है एरोमेटिसिटी अचीव करने की, पर बात सिर्फ वही है अचीव हो पाए तो मेन बात है। देखो यहाँ पे पता है क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। फंडा देखना, अप्रोच समझना, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4 से हम इसको किस पे ले जाएंगे, 4 से हम इसको ले जाएंगे 6 पे। कैसे ले जाएंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाए तो 6 हो जाए। अब ये इधर क्यों जाएगा, ये अपने आप तो ऐसे जाएगा नहीं, तो इसके लिए बेस यहाँ पे क्या करेगा, बेस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा इस H को, एक तरह से ये अल्फा H है, इसको निकालेगा। अल्फा H निकालेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करके काम हो जाएगा। वो चीज़ यहाँ पे फेवरेबल नहीं है, यहाँ पे फेवरेबल नहीं है डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर एरोमेटिसिटी में ये अच्छा एग्जांपल है, और इससे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसका नाम किसी को याद है क्या? क्या आपको इस कंपाउंड का नाम याद है कि एग्जैक्टली ये कंपाउंड क्या फंडा है इस कंपाउंड का? देखो इसका फंडा, इसका नाम है एजुलिन, इसका नाम है एजुलिन। सबसे पहले चेक करो कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या है ये सोचना है सबसे पहले तो।
देखिए एवरीवन, इस पीसी को अगर हम देखें तो ध्यान से देखो, ये रिंग क्या है, फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड रिंग के अंदर क्या होता है, फ्यूज्ड रिंग के अंदर आप समझ रहे हो, वी हैव टू कंसिडर दैट बिगेस्ट रिंग। हमें वो सबसे बड़ी रिंग लेनी है जिसके अंदर एरोमेटिसिटी अचीव हो रही हो, जिसमें मतलब रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 इसके अंदर पाई बॉन्ड्स आए, 5 इसके अंदर पाई बॉन्ड्स आए, और 5 पाई बॉन्ड्स है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज़ एरोमेटिक। अगली चीज़, ये जो पर्टिकुलर स्पीसी हमें दिखाई दे रही है, इसमें डाइपोल मोमेंट भी आता है, सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट आता है। क्या तुम इस बारे में सोच सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, वाई इट हैज़ सच अ लाइक हाई डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे ये कैसे कन्वर्ट हुआ, कैसे ये इसमें कन्वर्ट हुआ, कैसे बना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए बढ़िया से, ठीक है। अगली चीज़, यहाँ पे जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो किस किस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप होगा, यहाँ पे जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो कौन कौन से ऑर्बिटल में ओवरलैप होगा। यस, देखिए ये एरोमेटिक है, और ये क्यों डाइपोल मोमेंट इसमें अच्छा खासा है, द रीज़न इज़, यहाँ पे रेजोनेंस करके देखो, जब तुम यहाँ रेजोनेंस करके देखोगे तो यू विल सी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, और यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बाद पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। एज यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रिंग है, इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, आप देख सकते हो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हो तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी दोनों रिंग्स इंडिविजुअली भी एरोमेटिसिटी अटेन कर रही हैं। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे इंडिविजुअल रिंग्स जो हैं वो भी एरोमेटिसिटी अटेन कर रही हैं। गॉट इट एवरीवन, ठीक है। तो उस कारण क्या होगा, इस रिंग में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और दूसरी रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस कारण इसके अंदर डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा, पोलैरिटी इसके अंदर आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, इसको जब हम हीट करते हैं ना अमोनियम कार्बोनेट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, अमोनिया रिलीज होगा, क्योंकि हमें न्यूक्लियोफाइल चाहिए। यहाँ पे कीटोन है तो यहाँ हमें न्यूक्लियोफाइल चाहिए। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ अटैक करेगा, अटैक करके ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब ये टूटने के बाद नाउ व्हाट विल हैपन, OH है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, NH2 है, और ये होने के बाद नाउ व्हाट विल हैपन, अब ये जो नाइट्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देगा, जिससे ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर है, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस विल टेक प्लेस। अब ये जो इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स, इससे यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा कुछ ऐसा, रिंग बन गई, और यहाँ पे आ गए OH OH। व्हाट हैपन्स एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से H और OH निकल के यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, एंड इस प्रोसेस में एरोमेटिसिटी अटेन हो जाएगी, एरोमेटिसिटी अटेन हो जाएगी। यानी अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ जो ये रिएक्शन होती है, किसकी रिएक्शन होती है हमारी, हाँ एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन होती है। ये ऑलवेज बहुत ही हॉट टॉपिक है जी एडवांस के लिए, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें देखो, यहाँ जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना, तो यहाँ पे होता है सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, सिग्मा पी। सिग्मा कौन सा होता है, सिग्मा होता है CH बॉन्ड का, और ये फिल्ड होता है, भरा हुआ ऑर्बिटल होता है सिग्मा वाला, और पी क्या होता है, खाली होता है। कौन सा पी खाली होता है, ये जो कार्बन एटम है इसका पी ऑर्बिटल जो है वो क्या है, वेकेंट है। क्लियर, डन है, ये बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं, थिंक अबाउट दिस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर पता क्या होता है, इसके अंदर होता है सिग्मा पाई स्टार। पाई स्टार वेकेंट होता है हमारा, कौन से बॉन्ड का, CC बॉन्ड का होता है। ये CC बॉन्ड का पाई स्टार वेकेंट होता है, और सिग्मा फिल्ड होता है। कौन सा फिल्ड होता है, CH बॉन्ड। यानी अगर इन दोनों में देखें तो सिग्मा सेम है, जो डोनेट कर रहा है एक तरह से, जिसके साथ ओवरलैप हो रहा है, तो वो हमारा डोनेशन वाला सेम है, और यहाँ पे P है और यहाँ पे पाई स्टार खाली होता है, ठीक है। कई स्टूडेंट्स को ऑफन ये डाउट होता है कि पाई स्टार तो सर एंटी बॉन्डिंग है ना, और अगर एंटी बॉन्डिंग में उसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऐसे केस में तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स, अगर वो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो एक्चुअली वो एंटी बॉन्डिंग में ही इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, वो सिग्मा और पाई स्टार दोनों कंबाइन करके दे विल गिव राइज टू
टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक होगा BMO और एक होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है फील्ड वाले, ये सिग्मा स्टार में नहीं जाएंगे, वो उनके द्वारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो एक नया ऑर्बिटल आया हैविंग लोअर एनर्जी, उसके अंदर वो फिल होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? ये बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट फंडा एसिडिक स्ट्रेंथ में ये चीज अपने को, मतलब वैसे तो कह एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह की बात अपन ने कर ही ली है, और जैसे कि ये हो गया, इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, जल्दी से एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। फिर इन तीनों में कंपेयर करो, ABC में, यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। ट्राई दिस प्रॉपर्ली। इसका IPAC नेम लिखो, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका IPAC नेम लिखो। इसका भी लिखो, सिंपल सी चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसी के ऑप्शंस अच्छे बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि जी एडवांस में वो क्वेश्चन जो आया था वो इसी तरह का था, बस ऑप्शंस उसमें तरह तरह के दिए गए थे। जैसे ये देखो, इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ आप सभी को याद होना चाहिए कि भाई यहाँ से H निकालना फेवरेबल होता है, यहाँ से H निकालोगे नेगेटिव आएगा, तो ये दोनों तरफ क्या करेगा? हाँ, ये दोनों तरफ क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, इधर भी करेगा इधर भी करेगा, फुल एंजॉय, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन नेगेटिव आएगा तो ये दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा, लेकिन इसके अलावा इसके साथ भी रेजोनेंस तो होगा ही, ठीक है। सो दिस इज बेटर। एस्टर के साथ नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस होता है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं जितना कि कीटोन या एल्डिहाइड के साथ होता है। तो इस बात का आपको ख्याल जरूर रखना है, ठीक है। यहाँ पे ABC कंपैरिजन करना, ABC एसिडिक स्ट्रेंथ, देखिए यहाँ पे इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ है बी के बाद सी के बाद ए, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखिए, यहाँ से जब H को निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, इट्स अ फिनॉल, ठीक है। अल्कोहल और एल्काइन में ज़्यादा एसिडिक अल्कोहल होता है, याद रखिए, लॉजिकल है वैसे। टर्मिनल एल्काइन का जो एक कार्बन होता है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अप्रॉक्सीमेटली 3.3 होती है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 3.5, तो क्लियरली दिस इज बेटर, एनी हाउ दिस इज बेटर, ठीक है। अगली चीज, अगर इसका नाम अपने को लिखना है तो सबसे पहले अपने को मेन फंक्शनल ग्रुप, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। ये हो गया हमारे पास COCl, एसिड डेरिवेटिव इन सब पे जीत जाएगा, तो यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 5। अब ये जो होता है इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं साइनो, इसको लिखते हैं क्या? इसको लिखते हैं हाइड्रोक्सी, ठीक है। और ये हमारा क्या, ये जो फंडामेंटल कंपाउंड है, मतलब एरोमेटिक के अंदर अपने को फंडामेंटल कंपाउंड क्लियर होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी ले लो। आप यहाँ पे फिनॉल को नहीं ले सकते, आप बेंजोनाइट्राइल को नहीं ले सकते, जो प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसी को ही आप फंडामेंटल कंपाउंड ले सकते हैं। तभी तो स्टूडेंट्स की गलती होती है, जैसे इसमें ऑप्शन अगर देने हो तो कई तरह से दे सकते हैं वो, एक बार इसको फंडामेंटल कंपाउंड मान लिया और बाकी को लोकेंट मान लिया, तो वो गलत हो जाएगा ना। ऐसा कैसे कर सकते हो आपकी फिनॉल को वो मान के फंडामेंटल कंपाउंड और COCl को लोकेंट मान लिया? अरे भाई, प्रायोरिटी ऑर्डर भी तो कुछ है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से अपने को डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे अपने को लेना क्या है, वो लेने के बाद फिर बात खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे
इसका नाम आएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना या लिख ही लिया होगा पहले ही, 5 साइनो 3 हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकली अरेंज किया और फिर लिखा हमने बेंजोइल क्लोराइड। क्या लिखा? बेंजोइल क्लोराइड। अगर आप पूरा लिखते हो दैट इज ऑल्सो फाइन, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, दैट इज ऑल्सो फाइन, वो भी बिल्कुल सही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में ये बताओ, फंडामेंटल कंपाउंड क्या मैं टॉल्यूइन को लेके शुरू कर सकता हूं और NH2 को मैं लोकेंट मान सकता हूं क्या? इज इट अ पॉसिबिलिटी? इट इज नॉट, इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ये कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे अपने को क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे एनिलीन को ही लेना पड़ेगा, बिकॉज इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है नॉर्मल ये टॉल्यूइन टाइप से, मतलब CH3 टाइप की चीज़। तो इसका सिंपल नाम है 3 मिथाइल एनिलीन, 3 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, इसका कॉमन नेम याद है क्या? इसका कॉमन नेम याद है क्या आपको? डू यू रिमेंबर द कॉमन नेम? हाँ, नहीं, इसको बोलते हैं, द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, द नेम इज टोलुडीन, एम टोलुडीन बोलते हैं इसको, एम टोलुडीन। क्लियर है? डन है? ओके। हाँ जी, अब देखो ये चीज़ें समझने के बाद अब कुछ और की पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज़ की पॉइंट्स भी होंगे, क्वेश्चन भी हो जाएंगे उसके अंदर, जैसे कि आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में अगर मैं क्लियर कट बात करूं तो एक तो क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा क्या फंडा होता है। फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड भी चीज़ें आती हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। C5H10 के आपको सारे आइसोमर बताने हैं, सारे आइसोमर बताने इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बताने हैं C5H10 के। ट्राई दिस प्रॉपर्ली। ठीक है, फिर हम अगले वाला करते हैं, पहले C5H10 के सारे बना लो। फिर C6H12 के साइक्लिक में सारे बनाने हैं, साइक्लिक में सारे सारे बनाने हैं। ठीक है, इसमें ओनली एल्काइंस बनाने हैं, इसमें ओनली एल्काइंस बनाने हैं। थिंक अबाउट इट प्रॉपर्ली। देखिए क्या अप्रोच होती है इस तरह के क्वेश्चन को करने की, सबसे पहले डीबी वैल्यू निकालो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का तो फॉर्मूला इस स्टेज पे आना चाहिए आपको, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, दैट विल कम आउट टू बी 1। 1 आने के बाद या तो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड या यहाँ पे क्या आएगी, रिंग। या तो आएगा डबल बॉन्ड या इसके अंदर क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स, रिंग आएगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर C5H10 में अब हम क्या करते हैं, सारी पॉसिबिलिटी एक एक कर करके बनाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 सबसे लंबी चेन से स्टार्ट करो, पाई बॉन्ड्स आखिरी में लगाओ, साथ साथ मत लगाओ। ठीक है, साथ साथ लगाओगे काम नहीं चलेगा। ये बनाया, रिंग बनाओगे तो स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट, सॉरी बिगेस्ट रिंग, सबसे बड़ी रिंग से स्टार्ट करो। 5 मेंबर रिंग बनाई, 5 मेंबर के बाद 4 मेंबर बनाई, फिर हमने 3 मेंबर बनाई, और 3 मेंबर में भी मल्टीपल पॉसिबिलिटी हमने बनाई। अब ये होने के बाद ध्यान दीजिए सभी के सभी, यहाँ पे पाई बॉन्ड लगाएंगे, ये आया पाई बॉन्ड, ये आया पाई बॉन्ड। ठीक है, इसमें पाई बॉन्ड इधर आएगा एंड इधर भी आएगा। ठीक है, इसमें पाई बॉन्ड चाह के भी नहीं आएगा क्योंकि 5 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के, इनमें पाई बॉन्ड्स कहीं पे भी नहीं आएगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर यहाँ पे आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्ट्रक्चर्स हमारे पास आए। तो अगर पूछा जाता है ओनली स्ट्रक्चर्स हमारे पास 10 आएंगे। लेकिन अब बात की जाती है, मान लीजिए इसके अंदर स्टीरियो के बारे में, किसके बारे में बात की जाती है, इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो भाई GI-OI चेक करो, GI-OI चेक करोगे तो यहाँ होगा, तो यहाँ 1 की बजाय 2 आएगा, और तो कहीं हो नहीं रहा, ना तो GI ना कायरल सेंटर, तो यहाँ पे 2 हो गए। ठीक है, कहीं पे भी चेक कर लो, इसमें दोनों सेम आ गए, इसमें दोनों सेम, इसमें नहीं, बस वहाँ पे 2। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 2 सेंटर कायरल हैं और यहाँ पे सिमेट्री आती है। ठीक है, 2 सेंटर कायरल हैं, सिमेट्री आती है, तो ऐसे केस में 4 की बजाय 3 बनेंगे, 4 की बजाय क्या बनेंगे, 3 बनेंगे बस। तो हमें एक्स्ट्रा कितने मिले, अगर आप चेक करोगे तो 1 एक्स्ट्रा यहाँ पे, 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे, 3 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी 10 से एक्स्ट्रा 3 हो गए अपने पास। समझ रहे हो? तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितना आया आंसर, 13 आया, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। क्लियर? C6H12 का साइक्लिक बनाना है, साइक्लिक में सारे बनाने हैं। ठीक है,
यही फंड लगा के करना है, करो, ट्राई करो। क्लास में देखो हमेशा यही सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट को कर रहे हो, जो करवाया जा रहा है ना उसको अटेम्प्ट ढंग से करना है। अटेम्प्ट अच्छे से करोगे तो बस फुल मज़ा आएगा, मतलब काम होगा बढ़िया। ओके एवरीवन, देखिए इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी रिंग से, ये हो गई 6 मेंबर्ड, ठीक है। फिर 5 साइक्लिक बोला था, तो एल्कीन वाले तो पॉसिबल है ही नहीं। 4 4 बनाया, 4 में 2 कार्बन बचा, 2 कार्बन बचा तो ऐसे आएगा, या इसमें क्या आएगा, अगल बगल में आएगा, ठीक है, या ये थोड़ा सा दूर भी आ सकता है, कुछ ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद 3 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड में 1 2 3, या इसमें ब्रांचिंग आ जाएगा, ठीक है, या इसमें इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल आप एक साथ भी ले सकते हो, और भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, तीनों को अगल बगल में ले सकते हो, तीनों को ऐसे भी ले सकते हो। तो अगर इसमें स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो स्ट्रक्चर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने आए, 12। वैसे इतने इतने ज़्यादा आते तो नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करने के हिसाब से अपन ने अगर ये क्वेश्चन ठीक से कर लिया तो ठीक है, मतलब ईजी हो जाती हैं चीज़ें। ओके, तो देखना सभी के सभी, ध्यान देना एवरीवन। यहाँ पे अगर मैं आप सभी को बताऊँ तो यहाँ पे 2 सेंटर कायरल, 2 सेंटर कायरल, सिमेट्री आ रही है, 3 पॉसिबिलिटी आ जाएगी। 2 सेंटर कायरल, सिमेट्री नहीं है इसमें, 4 पॉसिबिलिटी आएगी। यहाँ जीआई होगा, दोनों मिथाइल्स के बीच में 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है। और तो इसमें सब ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया। इसमें इसमें सिर्फ जीआई आएगा, 2 पॉसिबिलिटी आएंगी। इसमें सेंटर कायरल है, 2 पॉसिबिलिटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 2 4 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 आएगा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। कितना आएगा, 20 आएगा डियर स्टूडेंट्स, 20। अंदाजा लग गया थोड़ा सा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। C3FClBri, इसमें एल्काइंस बोल दिया है, C ट्रिपल बॉन्ड C लिया, इधर C लिया, वैलेंसीज हमारे पास 4 फ्री हैं, कितनी फ्री हैं, 4 फ्री हैं। एक बार मान लीजिए मैंने यहाँ पे फ्लोरीन को लगा दिया, तो बाकी तीनों ग्रुप्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और ये सेंटर भी कायरल है। एक बार अब मैं फ्लोरीन की बजाय यहाँ पे क्या लूँगा, क्लोरीन लूँगा, क्लोरीन की बजाय ब्रोमीन लूँगा, फिर आयोडीन लूँगा, इस तरीके से मुझे चेंज करना होगा। क्लोरीन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड प्रोसेस यहाँ पे मतलब ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी अगर मैं देखूँ तो पॉसिबिलिटी कितनी आ गई है, यस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, 8 पॉसिबिलिटी आएंगी। बात समझ में आई क्या, किस तरीके से अपने को हैंडल करना होता है। तो इनके क्वेश्चंस कितने भी कर सकते हैं, लेकिन आप सभी समझो, अप्रोच होती है, तरीका होता है कि पहले क्या आ सकता है, फिर क्या आ सकता है। कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप वाले कर सकते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव वाले कर सकते हैं, न्यूमरस होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है C5H10O, और इसमें बोल दिया कि भाई ये जो है ना C5H10O जो है, ये अपने को ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। कौन सा टेस्ट पॉजिटिव देता है, मतलब इसको नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक करके बहुत बार क्वेश्चन आता है, यानी प्योर आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन बहुत बार ना आके उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज आता है। जैसे इसमें ब्रॉडली वो पूछना चाहेगा कि बताओ भाई इसके अंदर कितने कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, कितने कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, यानी एल्डिहाइड कीटोन्स पूछ रहा है, बताओ कितने होंगे, चेक करो जल्दी से, हाउ मेनी एल्डिहाइड कीटोन्स आर देयर। स्टीरियो आइसोमर्स, 2 वैल्यू बतानी है तुम्हें, एक तो स्ट्रक्चर्स ओनली, और एक तुम्हें स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करके बताना है, दोनों वैल्यूज आपको बतानी है।
देखिए एवरीवन, C5H10O अगर हम इसकी बात करें तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है। एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो पहले फ्रेमिंग तैयार कर लो। ये कर ली तैयार, 5 कार्बन 4 विद दिस मिथाइल और कुछ ऐसा। अब मुझे कार्बोनिल चाहिए तो मुझे C डबल बॉन्ड O लगाना है। C डबल बॉन्ड O यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। इसके बाद रिपीटेशन हो जाएगा। कितनी पॉसिबिलिटी आ गई? 3 पॉसिबिलिटी आ गई। कितनी आ गई? 3 आ गई। यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे लगाओगे। अब देखो यहाँ पे लगाओगे ना तो 2 पॉसिबिलिटी आएंगी। क्यों भाई? जब यहाँ तुमने C डबल बॉन्ड O लगाओगे ना तो ये सेंटर कायरल हो जाएगा। दिस सेंटर विल बिकम कायरल। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगाना। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ही जो ध्यान रखेगा ना, समझ रहे हो, उसी के जेई में एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, एडवांस में अच्छी एक्यूरेसी रहेगी। नहीं तो फिर एक्यूरेसी कैसे अच्छी रहेगी? इसके अलावा यहाँ नहीं लगा सकते, फिर आप यहाँ पे लगाओगे। यहाँ लगाओगे तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ लगाओगे तो एक ही बनेगा। ये भी मैं लिख देता हूँ 1 1 1। और यहाँ पे भी एक लग सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी एक लग सकता है। बीच में यहाँ फंसा नहीं सकते, 5 बॉन्ड बन जाएंगे। 5 भी क्या, 6 बन जाएंगे, 4 बॉन्ड ऑलरेडी दिख रहे हैं इसमें। तो 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ गई। डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये मतलब सबसे पहले आप अप्रोच समझना, मेन है अप्रोच कि भाई टीचर सॉल्व कैसे कर रहा है क्वेश्चंस को। यानी जो भी आपको इस तरह के एडवांस के लेक्चर्स बाकी सब्जेक्ट में भी मिल रहे हैं, उनमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि टीचर्स उसको किस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसी से ही आपका इंप्रूवमेंट होगा। वैसे तो आपने बहुत स्टूडेंट्स ने अप्रोच डेवलप कर ही रखी होगी, लेकिन मतलब बड़े क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, क्या दिमाग लगाना होता है, ठीक है, तो ये सब अपने को सोचना पड़ता है। ओके, जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल C4H6 है। इसको करो, कितने इसमें बनेंगे? इस C4H6 में सिर्फ आप स्ट्रक्चरल बना लो, ओनली स्ट्रक्चरल, ठीक है। C4H6, थिंक अबाउट इट, क्या होगा इसमें? हाँ जी एवरीवन, C4H6 डीबी वैल्यू निकालो, 2 आएगा। 2 आएगा तो क्या हो सकता है? 2 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड, या एक रिंग है, एक गोला है, या 2 गोला, 2 रिंग्स। दीज आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज। एक एक करके बनाते हैं। ये फ्रेमिंग बनाई, 2 पाई बॉन्ड्स ऑल्टरनेट आ सकते हैं या लगातार भी आ सकते हैं। अनस्टेबल होता है लेकिन आ सकते हैं, हमको पॉसिबिलिटी बतानी है। ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद रिंग है, पाई बॉन्ड है, ये हो जाएगा रिंग के अंदर पाई बॉन्ड। रिंग छोटा किया और उसमें पाई बॉन्ड अलग अलग जगह पे लगाया, है ना। तो इसमें देखो ये पॉसिबिलिटी आई। अब इसमें स्ट्रक्चर्स कितने बन गए? अगर तुम चेक करोगे तो 8 बन गए। 8 स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड नाउ। अब ये बताओ इसके बाद क्या होगा? हाँ, इसके बाद 1 2 3 4 हो गया, ये सब हो गया, 2 रिंग्स। यस एवरीवन, ठीक है। तो इस तरीके से काम होगा। और ये नॉर्मली सोचना, आप कई सोच रहे होंगे सर पहली बार में कैसे सोचेंगे यार, तभी तो क्वेश्चंस का डिफरेंट तरह का लेवल, अगर हम पहले से अलग अलग ट्रिकी क्वेश्चंस, दिमाग वाले क्वेश्चंस पहले से ही कर रखे होंगे ना, तो दिक्कत अपने को आएगी नहीं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना जे एडवांस में, ये मतलब क्लियरली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसके अंदर, ठीक है। जहाँ तक रिएक्शंस की बात है, रिएक्शंस से क्या होता है, मल्टीपल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, ठीक है, तो वो भी अपन करेंगे, है ना। लेकिन द पॉइंट इज़ कि अगर हम बात करें जीओसी, आइसोमेरिज्म, उन सब से इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है। बाकी वो कैलकुलेशन पे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का क्वेश्चन मतलब आ सकता है। जैसे मान लो
ऐसे बोल दिया, क्या बोल दिया, कुछ ऐसा, ठीक है। ये जो इधर वाली कॉन्फ़िगरेशंस है ना वो फिक्स है, ठीक है। कंसिडरिंग दीज टू बी फिक्स्ड, कंसिडरिंग दीज टू बी फिक्स्ड हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विल बी फॉर्म्ड। ये ऐसे दिखाने का मतलब ये है कि ये फिक्स्ड नहीं है ना, वेज डैश में कुछ भी हो सकता है, फिर पाई बॉन्ड है, तो कंसिडरिंग दीज टू बी फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है यहाँ पे। बताओ हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विल बी फॉर्म्ड, कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स यहाँ बनेंगे। थिंक प्रॉपरली, थिंक डीपली। अगले क्वेश्चन में भी टोटल स्टीरियो आइसोमर बताने हैं, अगले क्वेश्चन में टोटल स्टीरियो आइसोमर बताने हैं, ठीक है। ये हो जाए तो ये वाला ट्राई करना। देखो, अगर हम इसकी बात करें ना, इस वाले क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में ये तो फिक्स हो गया, इसको तो छेड़ ही नहीं सकते वैसे भी। अब ये सेंटर कायरल है, यहाँ जीआई पॉसिबल है, ये सेंटर कायरल है, ये कायरल है, तो इसके हिसाब से यहाँ एक्टिव सारे के सारे एक्टिव रहेंगे, सिमेट्री कहीं नहीं आएगी। तो 1 2 3 4 16 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 16। इधर वाले हमारे क्या हो गए? लॉक्ड हो गए। तो जे एडवांस में बहुत बार प्रेजेंटेशन क्वेश्चन का ऐसा आता है कि उसमें आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर बेसिक फंडामेंटल्स आपके बढ़िया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो घबराना मत क्वेश्चंस को देख के कि बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, टेढ़ा मेढ़ा आ गया, फंडामेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और आप क्लियरली पढ़ लेना कि भाई जैसे इनहेंशोमर होता है तो वो होता क्या है, डायस्टेरियोमर होता क्या है। जैसे कई बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, ये कायरल शब्द है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो कायरल का मतलब अनसिमेट्रिकल होता है, लेकिन जो भी चीज़ कायरल होती हैं जिनमें सिमेट्री नहीं होती, दे हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो ये टर्म्स कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कायरल मॉलिक्यूल्स हैव, कायरल कंपाउंड्स हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। एनांशोमर्स में भी वही सेम टर्म यूज होता है, एनांशोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। और एनांशोमर सिर्फ और सिर्फ असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, मतलब जिसके अंदर पीओएस सीओएस नहीं होता, वहाँ पे हमारा एनांशोमर, आप समझ रहे ना, होता है, हो सकता, मतलब होता है। डायस्टेरियोमर की बात करें तो डायस्टेरियोमर क्या होते हैं? दे आर नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स, दे आर नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स। एंड अगली चीज, डायस्टेरियोमर्स ऑप्टिकल भी हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल भी हो सकते हैं, और दोनों भी हो सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो तीनों पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है। तो डायस्टेरियोमर जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकल ही हो। उसके अलावा कायरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, कायरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, चाहे वो सिमेट्रिक हो या ना हो, पक्का है 101%।
लेकिन वो कंपाउंड्स जिनमें कायरल सेंटर नहीं है, वो कंपाउंड्स जिनमें कायरल सेंटर नहीं है, वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, जो क्यूमुलिन्स का मामला रहता है, स्पायरो, बाइफेनाइल्स, उन सब का मामला रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को मतलब कंसेप्ट डेप्थ में पता होना चाहिए। क्वेश्चन उस वाली चीज़ से आ जाता है, रिलेशन से आ जाता है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथाइल मिथाइल ClBr H, मान लीजिए ऐसा कुछ है, और एक बार आपको दे दिया कुछ ऐसा यहाँ पे समथिंग, है ना, और एक आपको दे दिया इस फॉर्म में। ठीक है भाई, तो ये जब अलग अलग फॉर्म्स दी होती हैं, इवन कई बार रोटेट करके दिया होता है, जैसे यहाँ तो आपको दे दिया ब्रोमीन हाइड्रोजन मिथाइल, इसमें ब्रोमीन हाइड्रोजन मिथाइल यहाँ दे दिया। स्टूडेंट्स को, नॉर्मल स्टूडेंट्स को इन सब क्वेश्चंस में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो इन क्वेश्चंस को करने का अप्रोच बता रहा हूँ। आप सभी को फिशर में कन्वर्ट कर लो। अब वो कन्वर्जन नहीं आता तो इस तरह का वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, उसको देख लेना कि हाउ टू कन्वर्ट सॉहॉर्स हो, न्यूमैन हो, उसको फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन रिलेशन वाला जो होता है ना, एनहांसोमर डायस्ट्यूमर, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखो जल्दी से, थिंक अबाउट इट प्रॉपरली। पता है इसमें कितने आएंगे? इसमें आएंगे 6। कैसे आएंगे? ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। बहुत जगह फॉर्मूला बहुत जगह अप्लाई नहीं होता, तो मैं क्लियरली रिकमेंड करूंगा फॉर्मूलाज के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, वाट लग जाएगी आपकी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, N डबल बॉन्ड N, OH OH, सेंटर 2 कायरल। ठीक है, एक बार हमने इसका क्या ले लिया, सिस कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। क्या ले लिया डियर स्टूडेंट्स? सिस कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेंटर कायरल, ये सेंटर कायरल, तो दोनों वेज अगर मैं वेज में लूँगा, याद रखिए, तो इन दोनों को डैश में नहीं लूँगा, क्योंकि दोनों को जब मैं डैश में लूँगा तो उससे क्या होगा, क्या होगा भाई, इससे सेम बन जाएगा, सेम बन जाएगा। वाई एक्सिस के वर्ड रोटेशन करके देख लो चाहे, सेम बन जाएगा। अगली पॉसिबिलिटी, हमने एक को डैश पे लिया तो दूसरे को वेज पे ले लिया, एक को डैश पे दूसरे को वेज पे, एक को डैश पे दूसरे को अगर हमने वेज पे लिया तो इससे क्या होगा, हाँ, अब इसका एनांसोमर एग्जिस्ट करेगा जिसमें ये वेज पे होगा और वो डैश पे होगा। याद रखना वो आइडेंटिकल नहीं है, दीज आर नॉट आइडेंटिकल एट ऑल। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है भाई, तो ये होता है, तो ये वेज पे और वो किस पे आ जाएगा, वो आ जाएगा डैश पे। डन, क्लियर? हाँ जी, ये प्लस एनांसोमर ये हो गया। अब सिस जो फॉर्म, जब इसका ट्रांस फॉर्म बनाओगे तो सिस फॉर्म था, इसी का जब ट्रांस वाला फॉर्म बनाओगे तो ट्रांस में भी 3 पॉसिबिलिटी आएंगी, वो चेक करना पड़ेगा आपको, ट्रांस में भी 3 पॉसिबिलिटी आएंगी। चलो यार, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, एंड होपिंग दैट ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये ज़्यादातर का पहली बार में गलत होता है क्योंकि इसको स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते हैं, तो ट्राई करो। पूछा हुआ है, ये जो गिवन कंपाउंड है, ये जो गिवन कंपाउंड है, इसके कितने डायस्टेरियोमर्स पॉसिबल हैं? ठीक है, तो लिख लेना, हाउ मेनी डायस्टेरियोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड। हाउ मेनी डायस्टेरियोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड। हाउ मेनी डायस्टेरियोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड। हाँ जी, भटकती आत्मा, जल्दी बताओ। देखो इसमें पता कितना आएगा, कितने डायस्टेरियोमर इसके आएंगे? इसके आएंगे 6 डायस्टेरियोमर। पूछना क्या चाह रहा है? पूछना चाह रहा है कि भाई इसके जितने भी आइसोमर्स हैं, इसके कितने आइसोमर्स हैं? इसके आइसोमर्स हैं यहाँ पे 8। कितने? 8। ये तो समझ गए होगे 8 कैसे, जो भी एडवांस की तैयारी कर रहा है उसको तो समझ में आ गया होगा। 8 में से एक तो दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है, बचे कितने? 7। 7 में से एक ही चीज होगी जो इसका मिरर इमेज होगा, वो इसका क्या होगा? एनांसोमर होगा। सिमेट्री इसमें है नहीं, सिमेट्री नहीं है तो वो क्या होगा? इसका एनांसोमर होगा।
तो इसका हो गया इनैंशोमर, बात समझ में आई क्या एवरीवन? हाँ, तो इसका इनैंशोमर हो गया। बाकी सारे जो होंगे 6 आउट ऑफ 7, बाकी 6 इसके क्या होंगे? डायस्टेरोमर्स होंगे। यानी पूछा गया था कि भाई ये अकेला है, बचे 7 हैं, 7 में से कितने ऐसे आइसोमर्स हैं जो इसके डायस्टेरोमर्स कहलाएंगे, कितने ऐसे हैं जो इसके डायस्टेरोमर्स कहलाएंगे। ओके गाइस, ओके एवरीवन, सो होपिंग दैट आपको ये जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने किए हैं और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हमने किए हैं, तो आपको ज़रूर सेशन में मज़ा आया होगा। ओके ठीक है फिर, है ना? बाकी सही है, अगले ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस आते रहेंगे, और जो भी मटेरियल आपको मिलता जा रहा है आप बढ़िया से उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है? दैट वुड बी हाईली इफेक्टिव। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिसके पास भी मेरी किताब मास्टर प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अवेलेबल है, तो वो उसमें से मैस्ट्रो लेवल के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर करें। इस समय उससे अच्छा सोर्स, रेलेवेंट सोर्स नहीं मिल सकता है, मैं क्लियर कट आपको बताऊं, ठीक है? तो जिसके पास बाय द वे बुक नहीं भी है तो वो भी उसको ले सकता है, ठीक है भाई? डन है, चलो फिर, दैट इज इट फॉर द डे, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।